नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला के विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के नियंत्रण एवं समन्वय से टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? तो पहला ऑप्शन है क्या घ्राण पिंड, दूसरा ऑप्शन है क्या प्रमस्तिष्क गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है क्या अनुमस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है क्या मध्य मस्तिष्क। तो दोस्तों, बात करें यदि ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए जो घ्राण पिंड होता है यह सिर्फ सूंघने से संबंधित होता है। दोस्तों, घ्राण से ही यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, घ्राण क्या होता है, सूंघने की जो क्षमता होती है उसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोस्तों, यह शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी की बात हुई है मध्य मस्तिष्क, तो यह दोस्तों आँखों और कानों से संबंधित जो भी प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। तो दोस्तों, बच गया आप लोगों का कौन सा ऑप्शन, जो आप लोगों का बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन ये जो है दोस्तों, जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क का अगला वाला जो भाग है, यह सोचने, याद रखने, समझने और निर्णय लेने जैसे सभी उच्च कार्य जो है प्रमस्तिष्क का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन, भूख नियंत्रण आदि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्या प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है क्या डाइएनसेफेलॉन, तीसरा ऑप्शन है क्या अनुमस्तिष्क और चौथा ऑप्शन दोस्तों दिया है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो सारे विकल्पों को दोस्तों यहाँ समझते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। दोस्तों, विकल्प नंबर अगर ए की बात करें प्रमस्तिष्क, तो यह सोचने समझने का केंद्र होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। दूसरा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो देखिए सी नंबर है अनुमस्तिष्क, यह संतुलन और चाल को नियंत्रित करता है दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर डी नंबर ऑप्शन मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, यह हृदय गति और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं संभालने का काम करता है। तो बच गया दोस्तों कौन सा? तो विकल्प नंबर आप लोगों का इसमें जो बी है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन क्या करता है दोस्तों? इसमें हाइपोथैलेमस जो होता है, जो तापमान, प्यास, भूख, प्यार, नींद आदि सभी को नियंत्रित करने का एक मुख्य केंद्र होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ये बी वन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो दोस्तों, अगर इसमें बात करें, पहला ऑप्शन दिया है क्या यह 1000 से 1100 ग्राम होता है, क्या यह 1300 से 1400 ग्राम होता है, क्या यह 900 से 1000 ग्राम होता है, या क्या डी ऑप्शन है 1600 ग्राम से 1800 ग्राम होता है। तो अगर बात करें दोस्तों इसमें एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का, तो ये औसतन वजन इसका जो है 1350 ग्राम होता है। और इसके इर्द गिर्द कौन सा जो है आप लोगों का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ 1300 से 1400 ग्राम। तो यही वाला ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1300 से 1400 ग्राम। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है क्या डाइएनसेफेलॉन होता है, क्या अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम होता है, क्या प्रमस्तिष्क सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, जो पहला नंबर आप लोगों का है दोस्तों डाइएनसेफेलॉन। तो आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, ये डाइएनसेफेलॉन ये नियंत्रण का केंद्र होता है। और बी की अगर बात करें अनुमस्तिष्क, तो यह दोस्तों संतुलन बनाने का काम करता है। और बच गया दोस्तों यहाँ इनमें से तो कोई होगा नहीं, तो बच गया आप लोगों का ये जो सी नंबर ऑप्शन है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। तो एक प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जो होता है यह बुद्धि, स्मरण शक्ति, भाषा और सोचने विचारने जैसी उच्च स्तरीय क्रियाओं का केंद्र होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी मनुष्य का प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके
तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो प्रमस्तिष्क है, यह सोचने विचारने से संबंधित होता है। उसके बाद बी अनुमस्तिष्क है, यह संतुलन बनाने का काम करता है। और ये जो डी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगाटा, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसलिए दोस्तों जो है यहाँ पर अगर बात करें मेरुरज्जु की, तो ये सभी रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए यदि मेरुरज्जु अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो ऐसे कंडीशन में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है मेरुरज्जु, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है। यहाँ पर दोस्तों अगर देख लिया जाए कि क्या यह जो है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, क्या यह अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, क्या यह प्रतिवर्ती क्रिया को, या सभी दैहिक क्रिया को? तो सभी का तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन सबके लिए जान लेते हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऐच्छिक क्रिया की, तो यह प्रमस्तिष्क जो है ये संभालता है। अगर बात करें दोस्तों ये सी नंबर की प्रतिवर्ती क्रिया की, तो यह मेरुरज्जु द्वारा होती है। तो आप लोग जान गए कि जो है ये अनैच्छिक क्रिया जो होती है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हृदय गति, श्वसन, छींक, खांसी जैसी क्रियाएं जो होती हैं ये मेडुला नियंत्रित करता है। इसलिए जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये अनैच्छिक क्रिया, ये ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या 21 जोड़ी होगा, क्या 26 जोड़ी होगा, क्या 31 जोड़ी होगा, क्या 36 जोड़ी होगा? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि मानव मेरुरज्जु से कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये जो 31 जोड़ी जो दिया है यही वाला ऑप्शन सही आप लोगों का हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मादा, यहाँ लिखा है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादाओं में लिंग हार्मोन कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या एंड्रोजन होगा, क्या इंसुलिन होगा, क्या एस्ट्रोजन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सभी विकल्पों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर एक विकल्प के देखने का तात्पर्य यही है कि इससे जो कई सारे प्रश्नों को हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन है, यह पुरुष हार्मोन्स होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन है, यह तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। तो बच गया दोस्तों एंड्रोजन, यह जो है दोस्तों स्त्रियों में विशेष लिंग विशेषताओं के विकास के लिए मुख्य हार्मोन होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो पौधों वाले हार्मोन्स हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि दोस्तों क्या यह एथिलीन होगा, बी ऑप्शन क्या यह ऑक्सिन्स होगा, सी ऑप्शन क्या यह जिब्रेलिन होगा, और डी ऑप्शन क्या यह फ्लोरीजेन होगा। तो अलग अलग जो ऑप्शनों को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, यह तो फल पकाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है जिब्रेलिन, यह पौधों में वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ के लिए होता है, पौधे तेजी से लंबा बढ़ते होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये फ्लोरीजेन जो होता है दोस्तों, ये फूल बनाने के काम में आता है। तो ये तो जो है इसमें से ऑप्शन नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया दोस्तों? बी ऑक्सिन्स जो होता है, ये बिना निषेचन के फल बनाने में मदद करते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? फलों को पकाने में सहायक होता है, क्या IAA, क्या एथिलीन, क्या यह आपका जिब्रेलिन होगा, क्या यह 2 या 4D होगा? तो इसमें दोस्तों हम देखें कि अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है IAA, यह वृद्धि हार्मोन से संबंधित होता है। उसके बाद जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी जिब्रेलिन दिया है, यह भी वृद्धि हार्मोन से ही संबंधित होता है। और यहाँ पर 2,4-D, ये तो दोस्तों एक दवा होती है जो खरपतवार नाशी होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन कौन सा बच रहा है दोस्तों? कभी भी प्रश्न में आ जाए एथिलीन, तो एथिलीन फल पकाने के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर
बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? क्या यह पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है? क्या यह थायराइड ग्लैंड से होता है? क्या यह लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है? क्या यह अधिवृक्क से होता है? तो दोस्तों अलग अलग इनको हम देख लेते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें दोस्तों, तो यह अन्य हार्मोनों का नियंत्रण करता है, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों बी का, थायराइड से, तो थायराइड ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन बनता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो अधिवृक्क दिया है, तो अधिवृक्क से एड्रेनिल और कार्टिसोल बनता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बच गई जो है ये लैंगरहैंस की द्वीपिका, ये अग्न्याशय का एक पोर्शन होता है, इसलिए यह ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से दोस्तों इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ताप नियंत्रक केंद्र क्या पिट्यूटरी में होगा, क्या डाईएन्सेफेलॉन में होगा, क्या हाइपोथैलेमस में होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग पहले से जान चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है यह अन्य हार्मोन्सों को जो है क्या करती है, नियंत्रित करती है, तो ये वाला सही नहीं होगा। उसके बाद जो डाईएन्सेफेलॉन्स जो होता है यह जो है आप लोगों का ताप नियंत्रक विशेष रूप से हाइपोथैलेमस करता है, तो यह केंद्र नहीं होगा। तो अब बच गया कौन सा दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो होता है यह ताप नियंत्रक केंद्र होता है, तो इसलिए जो है ये हाइपोथैलेमस दोस्तों ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है कि पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? यानी वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन कौन होंगे? क्या वह एड्रेनालिन होंगे, एड्रेनेलिन, या क्या यह इंसुलिन होंगे, क्या यह टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोजन होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पुरुष लिंग विशेषताओं जैसे दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़ आदि का विकास करने के लिए यह जो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन सहायक होता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप जानते हैं, इंसुलिन जो है ये शुगर को लेवल करता है। उसके बाद दोस्तों एड्रेनेलिन जो होता है यह अधिवृक्क ग्रंथि बनाता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह यानी शुगर हो जाता है दोस्तों। तो क्या यह इंसुलिन की कमी से, क्या यह गैस्ट्रिन की कमी से, क्या यह रिफ्लेक्सिन की कमी से, क्या यह एंड्रोजन्स की कमी से? तो दोस्तों अलग अलग हर एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है यह जो पाचन, ये हार्मोन नहीं होता है दोस्तों, ये पाचक एंजाइम होता है, तो यह एक पाचक रस स्रावित करता है। उसके बाद जो रिफ्लेक्सिन होता है, जब मादा में प्रसव पीड़ा होती है तो उस समय जो है दोस्तों ये बच्चों को बाहर निकलने के लिए ये उस समय हार्मोन्स का स्राव होता है, तो यह प्रसव से संबंधित जो है हार्मोन्स हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये बचता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन्स होता है दोस्तों, इसलिए अब यहाँ बच गया जो कौन सा, तो इंसुलिन। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, यह जो है मधुमेह या शुगर रोग को जो है नियंत्रित, शुगर को जो नियंत्रित करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। यह पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? क्या यह मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है? क्या यह सेरिब्रम पर होती है? क्या यह सेरिबेलम पर होती है? क्या यह मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के नीचे लटकी छोटी सी संरचना होती है, जिन्हें हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यह जो है मस्तिष्क के अधर तल पर जो है पाई जाएगी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है, अधर तल पर ये लटकी रहती है, इसलिए अधर तल पर ये पाई जाती है दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, अगला 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? ये पादप हार्मोन कौन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो क्या यह साइटोकाइनिन होगा? क्या यह ऑक्सिन होगा? क्या यह एब्सिसिक अम्ल होगा? क्या यह एथिलीन होगा? तो सबके बारे में पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर चर्चा करें कि जो बी नंबर ऑक्सिन है यह जो है वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है जो सी नंबर दिया है एब्सेसिक अम्ल, यह एब्सेसिक अम्ल दोस्तों पत्तियों को गिरने वाला हार्मोन होता है। तो एब्सेसिक अम्ल जो फल हो गया या पत्ती हो गया, ये जो है जब
उससे झड़ने लगते हैं। अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है तो इसमें जो है इस समय एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा, पतझड़ के लिए उत्तरदायी होगा, पत्तियां सब गिरने लगेंगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें एथिलीन की, तो आप जानते हैं कि ये फल पकाने के में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला आप लोगों का है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ये जो है दोस्तों पौधों में कोशिकाओं के विभाजन और नई कोशिकाओं बनाने में मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, कहाँ से होता है, क्या यह थायराइड से होता है, क्या यह थाइमस से होता है, क्या यह पिट्यूटरी से होता है, क्या यह एड्रिनल से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर थायराइड होता है, तो थायराइड यह जो है थायरॉक्सिन बनाता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन नहीं बनाता है। उसके बाद जो थाइमस होता है दोस्तों, यह प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ तंत्र होता है। उसके बाद एड्रिनल जो होता है, एड्रिनल बनाता है। तो बात बच गया दोस्तों क्या चीज़, जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है ये पश्चपाली के से ऑक्सीटोसिन बनाती है, जो प्रसव और दूध निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये दोस्तों जो है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो क्या यह जो है यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो क्या फेरोमोन है, क्या जिब्रेलिन है, क्या हिपैरिन है, क्या इंसुलिन है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि इंसुलिन जो है यह आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में बनता है, हिपैरिन भी जो है मनुष्य में ही बनता है। ये रक्त को पतला करने वाली एक दवा भी होती है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगर बात करें फेरोमोन को, तो यह जानवरों में पाया जाता है। तो बच गया दोस्तों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये बी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या यह ऑक्सिन है, क्या यह जिब्रेलिन है, क्या यह एथिलीन है, क्या एब्सिसिक अम्ल है। तो दोस्तों पिछले हम लोग प्रश्न में देख चुके हैं कि एब्सिसिक अम्ल जो होता है यह जो है पतझड़ से संबंधित होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फलों को जब पक जाते हैं या पत्तियां जो है अभी जो पतझड़ के मौसम में झड़ने लगेंगी, तो इसका मुख्य कारण दोस्तों होता है एब्सिसिक अम्ल। ये जो है पतझड़ वाले मौसम में जो है ज़्यादा मात्रा में बनता है और पत्तियां क्या है सारी जो है गिरने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं 20वां नंबर। यह दोस्तों कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से स्रावित हार्मोन्स होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या यह प्रोलैक्टिन होता है, क्या यह सोमैटोट्रोपिन होता है, क्या यह वैसोप्रेसिन होता है, क्या यह एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन दोस्तों यह अग्रपाली से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निकलता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है सोमैटोट्रोपिन, तो यह वृद्धि हार्मोन है, अग्रपाल से ये तो नहीं निकलता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों ये लास्ट में जो है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन, तो यह भी अग्रपाली से स्रावित होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो पश्चपाली की बात चल रही थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है दोस्तों यह जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और यह पश्चपाली से ही स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो प्रिय साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप रोज इसी तरह नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अवश्य प्राप्त होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में शेष बचे प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।